हेलो दोस्तों, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूँ ब्राइट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी को जोरों शोरों से आगे बढ़ाने के लिए मैं लेके आया हूँ इस चैप्टर को, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में आगे क्या क्या होगा, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर है क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के चैप्टर से पढ़ने के पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। संख्याओं का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, वरना आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है इस चैप्टर में। ठीक, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्या प्राकृत संख्या होती है जिनको गिनने में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे चार, आम ले लिए हमने, तो क्या चार क्या हुआ? आम। तो प्राकृतिक संख्या गिनने में कहां से स्टार्ट करते हैं भाई? कोई चीज गिनेंगे तो कहां से? एक से स्टार्ट करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक, दो, तीन, और कोई इसकी कोई सीमा नहीं होती कहां तक गिनते जाए, लाख तक, करोड़ तक, अरब तक। तो ये कहां तक हो जाएगा? अनंत तक चलता रहेगा। ठीक, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा कि वे संख्याएं जिनका उपयोग ठीक है, वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं, गिनने में किया जाता है। ठीक है, गिनने में उपयोग गिनने में किया जाता है, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अब प्राकृत संख्याएं तो ये हो गई है, तब इसके बाद आता है कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, संख्याओं को कहते हैं नंबर इंग्लिश में, और प्राकृत को क्या कहते हैं? ठीक है, अब होल नंबर बात करेंगे किसकी? होल नंबर की, यानी कि पूर्ण संख्याओं की। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण यानी कि कोई चीज पूर्ण का मतलब कितना पूर्ण। तो वे संख्याएं जिनमें जीरो को ऐड कर दिया, यानी कि इन प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर देंगे? हम जीरो को ऐड कर देंगे, यानी कि वो जीरो से शुरू हो जाएंगी। तो ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, देखते हैं क्या जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया। अब इसी तरह से ये सो ऑन, यानी कि डैश चलती रहेंगी। ठीक है, इनफाइनाइट। अब क्या इसकी परिभाषा लेते हैं, अब लिखेंगे प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ देने से तात्पर्य ये नहीं है कि हम यहाँ वन प्लस जीरो कर दें, नहीं, यानी कि जीरो को उनके ग्रुप में लिख देंगे, यानी कि उनसे आगे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से भी लिखते हैं, शून्य को इस तरह से लिख सकते हैं, शून्य को उनके साथ लिख देने से बनी संख्याएं क्या है? देखो फिर से देख लेते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर,
वे संख्या जिनका उपयोग गिनने में किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे किसी चीज को गिनते 40 लड़के 1 से 40 तक की संख्या, तो ये क्या करते हैं गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या हो गई प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या वो संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 लिख दिया जाता है, तो क्या बन जाती है पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसी के साथ देखते हैं आगे क्या क्या है, ठीक है। इसको साफ करते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो देखते हैं हमने दो संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये सब किसमें आती है, ये सब वास्तविक संख्याओं में आती है, जो जो हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये वास्तविक संख्याओं में आती है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, भिन्न है, ठीक है। परिमेय संख्या ये भी देखते हैं, ठीक है। ये सब देखेंगे एक करके। अब क्या है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक आती है पूर्णांक, ठीक है। बात करेंगे अगर पूर्णांक की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, ठीक है। एक आते हैं धनात्मक पूर्णांक और दूसरे होंगे ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, यानी कि जिनमें कोई हमें ऋणात्मक का साइन यानी कि माइनस का साइन ना हो, प्लस का साइन, यानी कि धनात्मक में प्लस का साइन तो नहीं लगाते हैं, यानी कि दिखता नहीं, लेकिन अगर उसमें माइनस का साइन नहीं लगाया तो धनात्मक हो जाता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह ऋणात्मक पूर्णांक की अगर बात करेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है जैसे -1 ले लिया हमने, -2 ले लिया, -3 ले लिया, ठीक है। यानी कि जिन संख्याओं में हमने माइनस लगा दिया तो वो क्या हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। लेकिन पूर्णांक का मतलब क्या होगा, इनकी पूर्ण गिनतियों में ऐसा नहीं इसको हम ले सकते हैं, इस तरह से नहीं ले सकते। हमने ले लिया 1/3 माइनस, ये पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, अगर पूर्णांक तुमने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से पूर्णांक का मतलब पूर्ण हो, अपने आप में पूर्ण, आधा हो 1/4, ये नहीं चलेगा, ठीक है। समझे। इसी तरह से धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक भी यही होगा कि जिन्हें गिना ये नहीं होगा, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब इसके साथ देखते हैं इसको आगे की संख्या। आगे क्या आएंगे भिन्नात्मक संख्या, यानी कि भिन्न। पढ़ रखा होगा हमने भिन्न, तो इसके बारे में कि भिन्न क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। साफ करके फिर देखते हैं उसको भी। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है। उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा। अब बात करेंगे भिन्न, ठीक है। ठीक है, भिन्न क्या होते हैं, ठीक है। भिन्न क्या होते हैं आपने देख रखा होगा, भिन्न जैसे 3/4, 3/5, 1/4, ये क्या होती है सभी भिन्न। इसकी डेफिनेशन लिखवा फिर बताते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, किसी वस्तु को हिस्से में बताना या लिखना। अब वस्तु क्या हमने ले लिया, जैसे एक ले लिया हमने, ये बॉक्स ले लिया हमने, कह दिया ये क्या आयत है, आयताकार खेत है, कुछ भी ले लिया हमने, मैदान ले लिया। अब इसमें कह दिया कि 1/3 भाग में घास लगी हुई है, बाकी के
बाकी का भाग क्या है, सूखा पड़ा, मिट्टी पड़ी है। तो 1/3 भाग। अब ये कितने हो गए, 4 भाग हो गए। तो 1/3 भाग करना है, 3 हिस्से करने हैं हमने इसके। ठीक है, तो कितने हिस्से हो गए, एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। अब जो 1/3 भाग है ये क्या हुआ, ये 1/3 भाग क्या दर्शाता है, ये हिस्से को दर्शा रहा है ना, किसके, खेत के। यानी कि मैदान जो भी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मैदान दे रखा है। ठीक है, मैदान के हिस्सा कितना, 1/3। 1/3 क्या है, मैदान का हिस्सा है ना। तो ये 1/3 क्या हो गई, भिन्न हो गई। भिन्न हो गई यानी कि बटे में, जाहिर सी बात हमसे मतलब छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगी, जिसको हम बटे में लिखा हो भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, जो भी हो देखते हैं आगे, इसके उदाहरण भी बहुत तरह से। अब इसको जैसे एक और देखते हैं कि कोई, हमने कलम पेंसिल ले ली। अब पेंसिल क्या, उसने कह दिया कि किसी ने कह दिया कि पेंसिल का आधा हिस्सा राम को दे दिया, आधा। तो ये क्या है, पेंसिल है पूरी। ठीक है, अब आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा हमने काट लिया, आधा हिस्सा पूरी होगी, अपने आप में पूरी होगी तो ये होगी। अब इसका आधा क्या होगा, आधे का मतलब इसके 2 हिस्से कर दिए होंगे। तो जो पूरी है उसके बटे में जितने हिस्से कर दिए उतना ही लिख दिया। अब ये क्या बन गई, यानी कि इस पेंसिल का हिस्सा दर्शा रही है, हिस्सा दर्शा रही है, तो क्या हो गया, भिन्न हो गई। ठीक है, समझ गए। देखते हैं इसके आगे क्या है। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, आप अंत तक देखिएगा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या क्या संख्या होती है, वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सके। तो इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद में इसको बताएंगे। ठीक है, वे संख्याएं जिनको p/q के अब क्या लिखा, आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है कि परमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनको p/q रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां क्या लिखा है, जहां q बराबर 0 नहीं होगा। यानी कि q बराबर 0 का क्या मतलब है, तो देखिए, यानी कि कोई हमने ले लिया, वे सभी संख्या परमेय संख्या होंगी जिनके q बटे में q का कुछ ना कुछ मान हो। यानी कि 0 के अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या, जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं, 1/1 है, ये क्या परमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है। यानी कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या मान लेते हैं, 1 मान लिया जाता है या होता है। यानी कैसे मान लेते हैं, अगर 1 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इस तरह से 6 दे रखा है। अब ये क्या परमेय संख्या है, हाँ जरूर है। क्यों, तो कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब 1 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो परमेय संख्या होगी। अब 3/5 ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि q ये p का मान हो गया, ये क्या होगा, q का मान होगा। ठीक है, अब इसको हमने लिख लिया ना, ये रहा p, ये रहा q। अब 3 की वैल्यू, 3 किसका मान है, p का, 3 किसका मान है, p का। और ये 5 किसका मान है, q का। ठीक है, ये 5 किसका मान है, q का। अब क्या हो गया, ये यानी कि p/q के रूप में लिख लिया हमने। अब जैसे हमने दे रखा पाई, ठीक है, मान लिया पाई लिख लिया हमने, क्या ये परमेय संख्या है,
ठीक है, ये परमेय संख्या है, तो ये तो नहीं है परमेय संख्या, तो इसके बारे में हम अगली स्लाइड में अगला आगे जो पढ़ेंगे अपरमेय संख्या उसमें जिक्र करते हैं कि पाई कौन सी संख्या है। ठीक है, इसको किस तरह से करते हैं आइए देखिए। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम अपरमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, कैसे, अब उदाहरण के तौर पे क्या लिखा है, जैसे पाई है, √2 है, √3 है। ठीक है, अब कैसे हम कैसे मान लें कि पाई अपरमेय संख्या है, तो इसको हम बताएंगे किस तरह से ये अपरमेय संख्या है। पाई को हम किस तरह से, पाई को बेसिकली क्या लिखा जाता है 22/7, लेकिन ये इसका मान नहीं है 22/7, इसका मान नहीं है ना, तो इसका मान 3.14 है। ठीक है, कैसे है ये मान इसका क्यों नहीं है। ठीक है, 22/7 भी मान नहीं है, ये भी मान नहीं है, तो क्यों, इस मानों को हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के तौर पे। जैसे कहीं भी दे रखा हो, तुमने सवालों को हल करते टाइम देखा होगा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, यानी कि मान लिया सपोज 5 1 6 7 8 9। ठीक है, ये देखा है, यानी कि 100 ऐसे चलता रहता है कि पूरा पूरा नहीं करता है, तो क्या करते हैं मैक्सिमम करते हैं 2 या 3 दशमलव के बाद 2 या 3 अंकों तक ही उसका हल लिखते हैं। जैसे ये है, इसको मान अगर 2 अंकों में लिखना है तो इस 3 को मिटा देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है 7, तो इधर ही हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कैलकुलेशन को करने के लिए हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब वैसे पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14, 3.141597 ही चलता रहता है। अब इसको हम आप कह सकते हैं इसको p बटे q में लिख सकते हैं, यहाँ से हम घटाएंगे 0 बढ़ा देंगे। अब यही तो समस्या है कि 0 बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे कितने, ये तो चलता रहता है, यानी कि कोई इसकी पता नहीं कहाँ तक चलेगा, यानी कि पूरा कटेगा भी नहीं कटेगा। तो इसको q का मान लिखे तो लिखे कितना, q का मान ही नहीं पता हमें, तो इसलिए हम इसको p बटे q के रूप में नहीं ले सकते। अब बात आएगी 22/7, 22/7 तो इसका मान है ही नहीं, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मान q का मान निश्चित नहीं आ रहा है नीचे ना, तो ये अपरमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से √2 के बारे में देखते हैं, √2 का मान कितना लिखते हैं, यानी कि 1.414 लिखते हैं, लेकिन ये पूरा मान नहीं है, इसके आगे भी चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मान अब वही बात है कि दशमलव हटा के हम यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे तो 0 कितने बढ़ाएंगे पता ही नहीं है हमें, ये चलती रहती है, तो 0 की संख्या हमें निश्चित नहीं पता है, इसलिए अपरमेय संख्या हो गई, q का मान हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गई ये अपरमेय संख्या होगी। आशा करते समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखते हैं इसके आगे क्या क्या है। ठीक है, देखिए वास्तविक, ये क्या होगी वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वास्तविक संख्या। अभी कुछ तो जितना हमने पढ़ा है उसको इस एक चित्र के माध्यम से पूर्ण तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, किस तरह से देखिए, अब क्या क्या पढ़ा था हमने वास्तविक संख्या के अंदर, पूर्णांक संख्या पढ़ी थी, पूर्णांक पढ़ा था, पूर्ण संख्या पढ़ी थी, प्राकृत पढ़ा था। ठीक है, अपरमेय संख्या पढ़ी थी। ये कितनी टोटल हमने 5 तरह की संख्याओं को पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या 1/2 4.5, 4.5 को किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये लिख दिया हमने 4.5। ठीक है, अब ये दशमलव हटेगा तो क्या 1 लिखा जाएगा। अब दशमलव के पीछे यानी कि दशमलव के इस साइड देखो कितनी संख्या है, एक है, यानी कि क्या 5 है, 5 सिर्फ एक ही बात है तो 0 बढ़ा दिया। अब इसको लिख लिया ना हमने, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 में 45 और 5 दूनी 10, यानी कि क्या 9/2 आ गया। इसको p बटे q के रूप में आ गया ये, तो ये क्या परमेय संख्या है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या है, 1 -1 हो गया। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, तो उसी तरह -1 0 1 3 यानी कि बीच ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0, जिसमें 0 के साथ और प्राकृतिक संख्या लिख दी जाए, पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की वे संख्या है जिनको गिनने में यूज किया जा सकता है, किसी वस्तु को गिनने में। ठीक है, किसी को गिनने में। ठीक है, तो क्या हो, अब अगर सवाल यहाँ कह दिया जाए कि क्या सभी परमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि क्या सभी परमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी, नहीं होंगी, होंगी या नहीं होंगी,
अब इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि होंगी या नहीं होंगी? तो देखिए अब क्या है कि परमेय संख्याओं का गोला कौन सा है? परमेय संख्याओं का ये जा रहा है बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला ये जा रहा है। परमेय संख्याओं के अंदर सभी संख्याएं हैं, ठीक है, तो परमेय संख्याओं के अंदर सभी संख्याएं। देखिए अब इसमें क्या है कि सभी संख्या, पूर्ण संख्या भी परमेय होगी, पूर्णांक संख्या भी परमेय होगी और प्राकृतिक संख्या भी परमेय होगी। क्यों? क्योंकि एक घर के अंदर यानी कि ये बड़ा वाला जो घर है इसके अंदर सभी है, इसके अंदर सभी है। ये तो सभी वाली जो है सभी संख्याएं ये बड़े वाली की तो बात मानेगी ही, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं यानी कि ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये छोटे छोटे हैं। अब जब छोटे छोटे हैं तो बड़ों की तो बात मानेंगे, तो इसलिए ये सभी छोटी संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। अब कह दिया जाए कि क्या सभी परमेय संख्या, क्या सभी परमेय संख्या पूर्णांक या पूर्ण या प्राकृत होंगी? अब कैसे कह सकते हैं कि होंगी सभी नहीं होंगी? यानी कि अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी छोटों की बात, क्या सभी छोटों की बात ये बड़ा वाला मानेगा? अब मान भी सकता है, नहीं मान भी सकता। क्यों? मानने योग्य होगी तो मानेगा। देखिए कैसे, अब ये परमेय संख्या का क्या है? बड़ा है, बहुत बड़ा घेरा है, ठीक है, इसके अंदर ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब परमेय संख्या का ये हिस्सा तो रह गया ना, ये हिस्सा ये देखो। अब क्या कि सभी परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होंगी। क्यों? पूर्णांक संख्या नहीं होगी, ठीक है। पूर्णांक अब जैसे यही है, यही संख्या होगी, ये पूर्णांक हुई नहीं हुई ना, लेकिन परमेय संख्या है 4.5, क्या पूर्णांक संख्या हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि ये पूर्ण अंक में नहीं है। पूर्ण अंक का मतलब 1 2 3 4 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये 4.5 अपने आप में पूर्ण तो है नहीं, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी। इसी तरह क्या सभी पूर्णांक, इस तरह से देखिए कि ये जो छोटा वाला होगा, जैसे ये छोटा वाला है तो ये बड़े वाले की बात मानेगा, यानी कि छोटा वाला जो गोला है अगर बड़े वाले के अंदर है, जिसके अंदर है वो बात मानेगा। अब जैसे ये प्राकृतिक संख्या है, ये सभी की बात मानेगी। ये पूर्ण भी होगा, पूर्ण मतलब पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण संख्या प्राकृत तो होगी, लेकिन पूर्णांक भी हो, पूर्णांक प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पूर्णांक भी होगी, लेकिन सभी नहीं, कुछ होगी, ठीक है। इस तरह से अब बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। अपरमेय संख्याओं के बारे में अभी बताया था, लेकिन फिर भी देख सकते हैं एक बार, क्या 2 √2 है, √3 है, अंडर और क्या है पाई है। अंडर रूट की सभी संख्या, यानी कि सभी का मतलब ये नहीं कि अंडर रूट हमने 25 ले लिया, यानी कि जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना लिया जाए वो क्या होंगी? अपरमेय संख्या, पूर्ण रूप से वर्गमूल ना लिया जाए। और 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होगा? इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट के अंदर 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब क्या होगा? ये 2 है, 2 बार 5 गुणा 5 है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे और ये अंडर रूट कट जाएगा, तो 5 का 25 का वर्गमूल क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये अपरमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन इस विरम में नहीं रहना कि जिसके ऊपर अंडर रूट लगा है वो सभी अपरमेय संख्या होंगी। अपरमेय संख्या वे संख्या होंगी जिनको हम पूर्ण तरह से p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं कि 5 है, यहाँ बटे में 1 मान लेंगे, तो q का मान क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। और ये p का मान हो गया, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। देखिए इसके आगे क्या है, ठीक है। अब इसके आगे क्या देखते हैं? सम संख्याएं देखेंगे, विषम संख्याएं देखेंगे, ठीक है। अब सम संख्या क्या संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पे, एक बात ध्यान दीजिए कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर, इकाई अंक बोले तो जैसे ये लिख दिया हमने 27, तो ये इकाई का अंक हुआ, ये दहाई का अंक हुआ, समझ गए? इकाई का अंक एक बार लिख देते हैं, ठीक है, इकाई अंक। ये 7 क्या है? इकाई का अंक है, ठीक है, समझ गए? इस अंक तो समझ गए होंगे, इकाई का अंक ये तो जानते होंगे आप भी। सम संख्या क्या है? वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर 0 4 या 2 6 8, ठीक है। सम संख्या है वे संख्याएं जिनके इकाई अंक के स्थान पर, लिख लेते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर, वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8
आए वह सम संख्या होंगी। क्या होंगी? सम संख्या होंगी। ठीक है, अब सम संख्याएं होंगी, जैसे जैसे देख लेते हैं, यानी कि इसकी दूसरी परिभाषा भी क्या होती है? सम संख्याओं की दूसरी तरह से हम क्या कह सकते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। कैसे कहते हैं? ये इसी से बनी हुई है, इस वाली परिभाषा से ही क्या बनी है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। कैसे? अब जीरो अगर होगा तो जीरो तो सभी से विभाजित होता है, इसको हटा दो। ठीक है, 2 से भी होगा जब सबसे होगा। अब बात आती है 2 की, 2 भी तो 2 से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होता है, 4 भी 2 से विभाजित होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। अब सम विषम ये एक दूसरे का उल्टा लगता है, उल्टा है नहीं है। अब क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 आज छोड़कर अन्य संख्याएं आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 न आकर कोई अन्य संख्याएं आए, उनको क्या कहते हैं? विषम संख्या के अंतर्गत तो विषम संख्या कहते हैं, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ना आकर कोई अन्य संख्याएं आए, जैसे यानी कि 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। अब इनको हमने विषम क्यों कहा? क्योंकि वही बात आ जाएगी कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है उनको सम कहते हैं, तो वो इसी से बनी हुई है और विषम संख्याओं की परिभाषा इसी से बनी हुई है। अब ठीक है, समझ गए होंगे कि वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर। अब कैसे इसको हम इसका उदाहरण देते हैं आपको। पहले सम संख्याओं का उदाहरण देते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 24 ले लिया। ठीक है, 24 ले लिया। अब ये देखेंगे सम संख्या है नहीं है। अब सम संख्या आप टोटली क्या करोगे? जैसे 2 से भाग करोगे, क्या करोगे? 2 से भाग करो। 2 से भाग करने के बाद क्या देखेंगे कि इसका इकाई का अंक कौन सा? 4। अब 4 ये देखो कि सम संख्या है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 आए हैं सम संख्या होंगी, तो इकाई का अंक 4 है। इसमें क्या है? 4 संख्या दे रखा है, तो ये सम हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमने ले लिया 27 ले लिया। ठीक है, 27 ले लिया। अब इकाई का अंक इसमें पूछा कि सम है या नहीं है, तो इकाई का स्थान पर देखेंगे क्या है? 7 है। इकाई के स्थान पर क्या है? 7 है। अब 7 क्या इसमें दे रखा है? कहीं पे 7 नहीं दे रखा, तो ये सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, आशा करते समझ गए होंगे। इसको देखते हैं। हाँ, अगर जैसे ये दे रखा हो आपको, अब हमें कुछ नहीं करना है, इकाई दहाई कुछ मत करो। ये देखो कि जो लास्ट में सबसे अंतिम संख्या है उसको देख लो। अगर वो 2 से विभाजित होती है तो वो सम है ना, उसको सम है। अगर 2 से ये लास्ट वाली विभाजित होती है तो सम है। कोई भी संख्या अगर ये लास्ट वाली 2 से विभाजित हो गई तो वो संख्या सम ही होगी। चाहे वो इसी में देख लेना, आप घर पे करके देखना। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या है? 27 दे दिया हमने, ये उदाहरण के तौर पे लिख दिया 27। अब क्या कह रखा? वे संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 ना आकर कोई अन्य आया हो। अब इसका इकाई का स्थान कहाँ पे? ये है 7। इकाई के स्थान पे क्या लिखा है? 7 लिख रखा है ना। तो ये देखो, ये इसमें कहीं पे है, यानी कि ये ना आया हो, तो ये तो आया नहीं है। यानी कि 2, 4, 6, 8 को छोड़कर कुछ और आया हो, तो 2, 4, 6, 8 को छोड़कर ही कुछ और आया, यानी कि 7 आया। तो ये क्या होगी? विषम संख्या हो गई। विषम संख्या हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से और कुछ ले लिया हमने, ये ले लिया। अब इसमें पूछ लिया 208 दे रखा है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका इकाई का अंक देखो, इकाई के अंक के स्थान पर क्या है? 2, 4, 6, 8 में से आ गया, तो ये विषम संख्या नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? ठीक, आशा करते हैं आप ये सब समझ चुके हैं।
अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, उसकी एक वीडियो जो अगली वीडियो आएगी कल उसमें समझा दिया जाएगा। अगर ये सब समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।